हमारे निज़ाम में जो बैक्टीरिया है तो उसको हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं, ठीक है। ये ट्रिलियंस के लिहाज से पाए जाते हैं, ट्रिलियंस में पाए जाते हैं, ठीक है। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे निज़ाम में है और हमारी अपनी जो सेल्स है वो 10 ट्रिलियन है। मतलब ये है कि 10 गुना हमसे ज़्यादा है हमारे निज़ाम में। तो यहाँ पर बैक्टीरिया का एग्जिस्ट होना इंतहाई ज़रूरी है, हमारी जो ज़िंदगी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आगे वीडियो में इन चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमारी दिल की सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, जिगर की सेहत के लिए, ठीक है, दिमाग की सेहत के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम की ये क्यों इतना ज़रूरी है, ठीक है। हम इस दुनिया में आ जाते हैं तो हम जो है बैक्टीरिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट साइन का मकसद देते हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जावेद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम है और वो है गट माइक्रोबायोम। ये बहुत अजीब सा टॉपिक है लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में इंतहाई अहमियत रखता है और इसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, इम्यून सिस्टम से भी ताल्लुक़ है। तो पहले हम डॉक्टर जावेद से जानेंगे कि गट माइक्रोबायोम क्या है और ये हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। बिल्कुल, गट माइक्रोबायोम एक बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है। और सोशल मीडिया में इसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती, लोगों को इसके बारे में नहीं बताया जाता कि आखिर है क्या, ठीक है। तो गट माइक्रोबायोम का मकसद बेसिकली ये है कि हमारे निज़ाम में जो बैक्टीरिया है तो उसको हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं, ठीक है। ये ट्रिलियंस के लिहाज से पाए जाते हैं, ट्रिलियंस में पाए जाते हैं, ठीक है। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे निज़ाम में है और हमारी अपनी जो सेल्स है वो 10 ट्रिलियन है। मतलब ये है कि 10 गुना हमसे ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबर्ट लस्टेड जो कि एक अमेरिकन डॉक्टर है, ठीक है। तो उसके मुताबिक वी आर अ बिग ऑफ बैक्टीरिया विद लेग्स, ओके। समस्या ये है कि हम एक बहुत बड़े बैग है बैक्टीरिया की, बस हमारे पास सिर्फ पाँव और हाथ है, बाकी हम जो है ना सिर्फ बैक्टीरिया है, ठीक है। तो लेकिन मैंने बैक्टीरिया का जिक्र किया तो अब लोग जो है ना उसके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि बैक्टीरिया तो जरासीम है, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इनको यही बताया गया है कि ये इंतहा ख़तरनाक है, हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन काज करता है, ठीक है, और बहुत सारे मसले काज करता है। और आज भी जो है ना एंटीबायोटिक एक मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग है, ठीक है। किस लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं? बैक्टीरिया के लिए। लेकिन लोगों को जो है ना इसका डिफरेंस समझना होगा कि बैक्टीरिया का गलत जगह पर होना ये जो है ना डेंजरस हो सकता है। जैसा कि हमारे निज़ाम में तो यहाँ पर बैक्टीरिया का एग्जिस्ट होना इंतहाई ज़रूरी है, हमारी जो ज़िंदगी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आगे वीडियो में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये हमारी दिल की सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, जिगर की सेहत के लिए, ठीक है, दिमाग की सेहत के लिए, हमारी इम्यून सिस्टम के लिए क्यों इतना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब ये है कि ये हमारा इम्यून सिस्टम भी बनाता है, हालांकि इम्यून सिस्टम हम इस चीज़ के लिए जो ना डेवलप करते हैं इस बैक्टीरिया के लिए। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बैक्टीरिया को समझना इंतहाई ज़रूरी है और ये सिर्फ जरासीम के तौर पर हमें पेश नहीं करना चाहिए, ठीक है, बल्कि ये इसका हमारी लाइफ में अहम किरदार है, ठीक है। और हमें पहले ये समझना है कि हमारे साथ बैड बैक्टीरिया भी पाया जाता है, गुड बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जेटी में, ठीक है। बैड बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं और हमारी बॉडी में फिर इन्फेक्शन भी काज करता है, ठीक है। लेकिन जो गुड बैक्टीरिया हैं वो हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। यही बैक्टीरिया बस ब्लड में एंटर नहीं होना चाहिए, अगर ये ब्लड में एंटर हो जाता है तो फिर मसले क्रिएट कर देते हैं और हमें इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। अगर ये जेटी में मौजूद होता है तो ये इंतहाई ज़रूरी है। पता है कि हमारी जो जेटी में ट्रिलियंस में बैक्टीरिया होते हैं, तो इनका काम क्या होता है इन बैक्टीरिया का? आप ये बताएं कि इतने ज़्यादा बैक्टीरिया होने की क्या ज़रूरत थी? जैसा कि आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि हम एक एडवांस एनिमल है, ठीक है, ह्यूमंस है हम, लेकिन अगर हमारी बॉडी को आप देखें तो ये एनिमल वाली बॉडी है, ठीक है। तो ये एक एडवांस चीज़ है लेकिन उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। इंतहाई कम्प्लेक्स बॉडी है। तो हमारी बॉडी में अल्लाह ने जो जीन्स पैदा की है वो तकरीबन 22,000 जीन्स है। तो ये हमारी बॉडी की जो कम्प्लेक्सिटी है उसके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर एक मच्छर की जीन्स को भी आप देखें तो उसमें 22,000 से ज़्यादा जीन्स पाए जाते हैं। तो उनकी बॉडी जो है ना चलती है, तो फिर हमारी इतनी कम्प्लेक्स बॉडी कैसे चलती है 22,000 जीन के साथ? तो इसका मकसद ये है कि हमारे साथ और भी जीन्स हैं, मिलियंस में वो पाए जाता है, ठीक है। हमारी तो अपनी जीन 22,000 है लेकिन मिलियन में वो जीन्स पाए जाते हैं और वो बैक्टीरिया की जीन्स है। तो इसीलिए बैक्टीरिया हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। हम जब इस दुनिया में आ जाते हैं तो हम बैक्टीरिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं
और उसको ये बताते हैं कि आप हमारे लिए चीज़ें सिंथेसाइज करें, हम आपको खुराक देंगे। ये जो है ना हर जानदार का काम होता है, हर जितने भी लिविंग थिंग होते हैं इस दुनिया में, तो वो बैक्टीरिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है। इवन के कुछ रिसर्च ये भी कहते हैं कि हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी बैक्टीरिया का एक सेल्स है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ अपना डीएनए है, सारी चीज़ें हैं, अपना जो निज़ाम है वो खुद चलाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो भी ये लोग तस्वर करते हैं कि अल्लाह ने शायद बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर रखा है, ठीक है। तो बैक्टीरिया इसीलिए इंतहाई ज़रूरी है। हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स बनते हैं, ठीक है, हमारे दिमाग में जो सेरोटोनिन बनते हैं, गाबा बनते हैं, डोपामिन बनते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए यह बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं। बहुत सारे जो न्यूट्रॉन होते हैं जैसा कि B1 हो गया, ठीक है, इसके साथ विटामिन K2 हो गया, K1 हो गया, तो बहुत सारे विटामिन और मिनरल इस फूड से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ये बैक्टीरिया हमारे लिए करते हैं, ठीक है। इसके साथ ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड भी बनाते हैं जो कि हमारी GIT के जो लाइनिंग होती है, कोलन होती है, तो उससे एनर्जी हासिल करता है, ठीक है। आजकल के ज़माने में कोलन कैंसर जो है ना इंतहाई तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है, ये मेरे ख्याल में तीसरी बड़ी कैंसर है, ठीक है, दुनिया में। तो ये किस चीज़ की वजह से, रीज़न ये है कि हमारी GIT में जो बैक्टीरिया है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से उनको कोलन को खुराक अच्छी तरह नहीं मिल रही होती है, हमारी GIT में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है, एक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, तो इसकी वजह से फिर यही कोलन कैंसर जो है जन्म लेती है, ठीक है। बताया कि इधर जो ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं GIT में, लेकिन आजकल आपको पता है कि हर दूसरी मामूली सा बीमारी होती है, मामूली सा डिजीज़ आ जाता है तो हर कोई जाके एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो उसकी वजह से तो फिर ज़ाहिर है वो एंटीबायोटिक्स तो GIT से गुजर के जाते हैं खून में, तो फिर तो वो ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो है वो तो मारे जाएंगे या बिल्कुल उनकी जो लाइफ है डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो फिर ये इसका क्या होगा? बिल्कुल, जो मैंने शुरुआत की वीडियो में आपको ये बताया कि एंटीबायोटिक मोस्टली प्रिस्क्राइब ड्रग है, ठीक है, कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग है, तो उससे यही मसले भी पैदा होती है, ठीक है। जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसमें नुकसान ये होता है कि वो अच्छी और ख़राब बैक्टीरिया में फ़र्क नहीं कर पाते। हालांकि हम एंटीबायोटिक तो इस चीज़ के लिए ले रहे हैं कि हमारी खून में जो बैक्टीरिया एंटर हो गए हैं, जो गलत बैक्टीरिया एंटर हो गए हैं उसको मारना, लेकिन जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो फिर वो गलत और सही बैक्टीरिया में फ़र्क नहीं कर पाते, ठीक है। तो उससे नुकसान ये हो जाता है कि वो हमारी जो गुड बैक्टीरिया जो कि हमारे लिए चीज़ें सिंथेसाइज करता है उनको जो है ना ख़राब कर लेता है, ठीक है, उनको मार लेता है और फिर हमें बहुत सारे मसले हो जाते हैं, ठीक है। आजकल जो डॉक्टर है, जो ख़ासकर जो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दे रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होना चाहिए, और इससे नुकसान ये होता है कि उनकी जो GIT है उसमें शुरुआत से जो है ना एंटीबायोटिक बैक्टीरिया ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर उनका जो दिमाग है वो भी इतना काम नहीं करता, ठीक है, उनका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर रह जाता है, वो एलर्जी का भी शिकार हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखे हैं जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं और बाद में उनको एलर्जी भी हो जाती है, ठीक है, उनका दिमाग भी अच्छी तरह काम नहीं करता, कॉग्निटिव फंक्शन उनकी अच्छी तरह नहीं होती, ठीक है, तो ये मसले फिर उनके साथ जो है ना जनरेट हो जाते हैं। तो इसलिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल मेरे ख्याल में इंतहाई एहतियात के साथ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक मैंने आपको बताया इनके बहुत सारे नुकसान आते हैं, उसमें यही भी इसमें एक नुकसान है कि ये हमारी GIT में जो बैक्टीरिया है उसको ख़राब कर लेता है, ठीक है। और अगर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर भी लेते हो, आप परस करें एक ऐसी बीमारी है जो कि आपने बहुत सारी तरीके ढूंढी नेचुरल तरीके से, लेकिन वो बीमारी ख़त्म नहीं हो, इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो गया, तो फिर आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एक ख़ास मकदार में, ठीक है। वैसे अगर आपका जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म नहीं है तो आपको बस वही इस जगह पे जो है ना आपको एंटीबायोटिक स्टॉप करनी चाहिए। यानी क्या डॉक्टर ने आपको 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किए है या 7 डेज़ के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो 5 डे या 7 डे एंटीबायोटिक लें, ठीक है। जब आपका मसला ख़त्म हो जाए आपको एंटीबायोटिक स्टॉप करनी चाहिए और बाद में आपको फिर ऐसी फूड खानी चाहिए जिसमें गुड बैक्टीरिया हो और इसके साथ फाइबर्स भी हो, ठीक है, ताकि वो रिस्टोर हो जाए। आजकल जो हम फूड खाते हैं, रोटी वगैरह जो भी फूड है, क्या GIT माइक्रोबायोम पर इसका भी असर होता है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जब हम इस दुनिया में आ जाते हैं तो हम जो है बैक्टीरिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट साइन का मकसद ये होता है कि हम आपको फूड देंगे, आप हमारे लिए चीज़ें सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। तो हम जो किताबों में पढ़ते हैं कि फाइबर एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, हालांकि आपको भी पता है, मुझे भी ये मालूम है कि फाइबर तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, हमारी जो अपनी बॉडी है उसके लिए तो ज़रूरी नहीं है, तो फिर ये फाइबर हम क्यों खाते हैं, इतना इसेंशियल हम क्यों कंसिडर इसको करते हैं? क्योंकि उस 100 बैक्टीरिया का ये खुराक, 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया का ये खुराक है, ठीक है।
तो परस करें आजकल के ज़माने में हम जो फूड खा रहे हैं उसमें तो फाइबर्स नहीं है ना। जब हम प्रोसेसिंग करते हैं एक चीज़ की तो उससे हम फाइबर्स को निकाल लेते हैं, ठीक है। जब आप रोटी की प्रोसेसिंग करते हैं, जो आटा हम बाज़ार से लाते हैं जिसको हम रिफाइन आटा कहते हैं, ठीक है, तो उससे जो फाइबर्स है वो लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके साथ जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट है वो भी निकाल लेते हैं। तो अब हम सिर्फ शुगर खा रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। तो हमसे तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ एनर्जी तो देगा, लेकिन बैक्टीरिया की वो तो खुराक नहीं है, खुराक तो फाइबर्स है, ठीक है। तो जब आप बैक्टीरिया को खुराक नहीं देंगे, उस 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया को खुराक भी चाहिए डेली लिहाज से, ठीक है। तो अब नुकसान क्या होगा कि वो बैक्टीरिया हमारी जीआईटी पे अटैक शुरू कर देता है, ठीक है। हमारी जीआईटी की तकरीबन 3 लेयर्स है, ठीक है। एक इम्यून लेयर है, ठीक है, दूसरा फिजिकल बैरियर है, तीसरा जो है ना म्यूकस लेयर है। म्यूकस लेयर जीआईटी का जो लाइनिंग है उसको हम कहते हैं, उस पे म्यूकस चढ़ा हुआ होता है, ठीक है, ताकि जो गलत बैक्टीरिया है वो हमारे खून में अंदर न जा सके। तो जब बैक्टीरिया को खुराक नहीं मिलता तो फिर बैक्टीरिया जो है ना वही म्यूकस को खाता है, ठीक है, उनको खाता है और हमारी जो म्यूकस होता है वो तन हो जाता है, ठीक है। म्यूकस जो लेयर है वो तन हो जाता है और इससे नुकसान ये होता है कि हमारी खून को फिर बैक्टीरिया एंटर हो सकते हैं, ठीक है। और इससे नुकसान ये होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम भी इतना कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया में से फर्ज करें लाखों ने कोशिश की कि हमारे खून में एंटर हो जाए, ठीक है, 2 लाख ने, मिलियंस ने कोशिश की, तो फिर इम्यून सिस्टम उस पर अटैक कर देगा और इतना कंफ्यूज हो जाता है कि फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ भी उससे जनरेट होने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ज़रूर फाइबर्स लेनी चाहिए। जो प्रोसेस फूड है, जितनी भी प्रोसेस फूड है जिसको प्रोसेस किया गया होता है, ठीक है, बाज़ार में जो चीज़ मिलता है जिस पे वो बारकोड लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस हो, तो आपने नहीं खानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया को खुराक नहीं हो, फिर आपको चीज़ें वो प्रोवाइड नहीं करेगा। मैं हमेशा पॉडकास्ट में यही बताया है कि जो फास्टिंग है वो बहुत ज़्यादा अहम होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। फिर भी उनको जीआईटी की जो माइक्रोबायोम है उनको तो खुराक नहीं मिलेगा ना फास्टिंग में, तो फिर वो किस तरह सर्वाइव करते हैं। देखिए फास्टिंग में यही इम्पॉर्टेंट है कि उसमें जो गुड बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। जो बैड बैक्टीरिया है, मैंने आपको बताया कि बैड बैक्टीरिया बहुत जल्दी डिवाइड हो सकते हैं, उनको मसला होता है, तो जब उनको खुराक नहीं मिलता तो वो मर जाते हैं। लेकिन जो गुड बैक्टीरिया है उसमें अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है कि वो सर्वाइव कर सकती है अगर आप उसको खुराक ना भी दें फास्टिंग के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप 24 आवर फास्ट भी कर लेते हो तो उससे ये फ़ायदा होता है कि 24 आवर के बाद आपकी जीआईटी में जो बैक्टीरिया वो काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी होती है, ठीक है। तो इसीलिए फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसमें ये भी हैं कि हमारी जीआईटी में जो बैड बग्स होते हैं, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उसको ख़त्म कर लेते हैं। जो गुड बैक्टीरिया हैं वो जो है ना सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। वो अक्सर जो जीआईटी लाइन है उसमें छुप जाते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि फिर वो हमें चीज़ें जो है ना बनाता है। तो फास्टिंग हर बंदे को करनी चाहिए, एटलीस्ट हमें 16 आवर फास्ट डेली करना चाहिए। फिर 18 आवर पे भी आप शेड्यूल हो सकते हो, 23 आवर पे भी जा सकते हो, 36 आवर जो कि मेटाबॉलिक रिसर्च फास्ट है, ठीक है। इस तरह 72 आवर फास्ट जो कि बेहतरीन फास्ट है। तो आपको ये बिल्कुल भी इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि उससे आपके गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि उससे गुड बैक्टीरिया और भी मजबूत हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको चाहिए है कि फास्टिंग आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप फूड खाते हैं तो फिर उसमें जो है ना आपको अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि फूड में अगर आप मैक्सिमम शुगर को खाएंगे तो उससे नुकसान ये होता है कि फिर वो बैड बैक्टीरिया उस शुगर को खाएंगे और उससे बहुत सारे मसले क्रिएट करेंगे, ठीक है, जैसा कि गैस और ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, और वो फिर हमारी सारी बॉडी को जो है ना डिस्टर्ब करती है। आजकल हर दूसरे बंदे को डिप्रेशन होता है, इसके साथ मेदे की मसाइल होती है, तो क्या गट माइक्रोबायोम और डिप्रेशन या जो मेदे के मसाइल है इसका कोई ताल्लुक है कि नहीं। जीआईटी को हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दूसरा दिमाग है। एक दिमाग हमारी कुपड़े के अंदर मौजूद है, तो इसको हम दूसरा दिमाग कहते हैं, ठीक है, सेकंड ब्रेन कहते हैं। तो ये स्ट्रांगली रिलेटेड है, ठीक है। और ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जब आपकी जीआईटी में कोई मसला होता है तो आपका दिमाग ज़रूर इफेक्ट करता है, ठीक है। तो बिल्कुल गट माइक्रोबायोम से इसका स्ट्रांगली को रिलेटेड है, ठीक है। और रीज़न ये है कि देखें, एक तो हमारी जीआईटी के अपने एक न्यूरोनल सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो कि हमारी जीआईटी में होता है और उसका अपना काम होता है। हालांकि वो जो मैसेज है वो तो हायर सेंटर यानी ब्रेन से लेता है, लेकिन वो फिर वो अपना
काम काफ़ी हद तक जो है ना अपने हिसाब से करता है, ठीक है। अल्लाह ने हर ऑर्गन के साथ कुछ ना कुछ नर्वस सिस्टम जो है ना रखा है, ठीक है, जो कि ज़रूरी ऑर्गन होता है, जैसे कि दिल के साथ भी अपना एक ज़रूरी नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, क्योंकि वो भी अक्सर जो है ना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है। इसके साथ जेटी भी एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, तो इसके साथ भी अपना एक खुद का नर्वस सिस्टम है, ठीक है। वो जो मैसेज है वो तो दिमाग से लेता है, लेकिन मैक्सिमम काम जो है ना अपने हिसाब से करता है। तो हमारे दिमाग से एक नर्व निकली है जिसको हम वेगस नर्व कहते हैं, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है जो कि दिमाग से यहाँ जेटी की तरफ आ रही होती है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि दिमाग से सिर्फ जेटी की तरफ थोड़ी सी एसएमएस आती है, ठीक है। मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन है वो जेटी से दिमाग की तरफ जाती है, ठीक है। 90% इंफॉर्मेशन जेटी से दिमाग की तरफ जाती है और दिमाग को जो है ना चीज़ें प्रोवाइड करती है, मैसेजेस क्या हो रहा है, क्या मसला है इधर, ठीक है। सिर्फ 10% इंफॉर्मेशन दिमाग से जेटी की तरफ आ रही है, निज़ाम की तरफ आती है। तो अगर आपका यहाँ पर थोड़ी सी भी मसला हो तो वो आपका दिमाग ज़रूर डिस्टर्ब करेगा। ये एक कनेक्शन है। मेरे को जब जर्ड का इशू था, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, हार्ट बर्न का इशू था, तो उनमें भी मुझे जो है ना इंतहाई डिप्रेशन का सामना था, ठीक है। मैं इंतहाई डिप्रेस था और रीज़न यही था कि यहाँ पर थोड़ी सी अगर डिस्टर्बेंस हो तो आपका दिमाग ज़रूर इफेक्ट करता है, ठीक है। दूसरी वजह यह है कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ये बताया था कि हमारी जेटी में मैक्सिमम केमिकल्स बनते हैं, ठीक है। दिमाग में जितने भी केमिकल्स हैं जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा, ये 90% जेटी में बनते हैं, ठीक है। और फिर वेगस नर्व के थ्रू दिमाग तक जाता है और वहाँ पर अपना काम करता है। सेरोटोनिन हमें कामिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। हम जो सुकून महसूस करते हैं सेरोटोनिन की वजह से, जो प्लेजर हमें होती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लेजर हमें होती है, तो ये डोपामिन की वजह से होती है। जो नींद वाली फीलिंग होती है, ठीक है, या हमारी दिमाग जो है ना एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग से जो बच जाती है, ये गाबा की वजह से होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट केमिकल का डिफरेंट काम होता है जो कि हमारी जेटी में सिंथेसाइज होता है और फिर वहाँ जाती है। तो अगर आपकी जेटी में गुड बैक्टीरिया की डिफिशियंसीज है या वो अच्छी तरह नहीं है, आपको डिसबायोसिस का मतलब है गट माइक्रोबायोम आपका इम्बैलेंस है, तो उससे नुकसान ही होता है कि फिर यही गट में जो डोपामिन है, सेरोटोनिन है, गाबा है, ये सिंथेसाइज नहीं होगा अच्छी तरह, ठीक है, और आपको डिप्रेशन का मसला होगा। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिसकी वजह से आपका जेटी, आपका दिमाग जो है ना इफेक्ट करता है, बल्कि जेटी जो है ना आपकी ओवरऑल बॉडी को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। गट माइक्रोबायोम का जो दिल की सेहत है, लीवर है, वेट लॉस या वेट गेन, इसके साथ इसका कोई ताल्लुक है? देखिए मैंने आपको बताया ना कि जेटी हमारी ओवरऑल बॉडी को जो है ना इफेक्ट करता है, ठीक है। सिर्फ दिमाग को इफेक्ट नहीं करता बल्कि ओवरऑल बॉडी को जो है ना इफेक्ट करता है। एक बंदे को दिल के मसले हैं तो उसमें जेटी का अपना रोल हो सकता है, बल्कि अगर आपकी जेटी अच्छा हो तो आपको दिल के मसले ही नहीं हो सकते, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को जो फैटी लीवर का इशू होता है, जिनकी तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को फैटी लीवर का इशू है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, तो ये अक्सर लीकी गट की वजह से होता है। अब लीकी गट क्या है? तो लीकी गट मैंने आपको पहले बताया कि जब आप जेटी बैक्टीरिया को खुराक नहीं देती, आपकी जेटी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होते हैं, सोजश होते हैं, तो फिर जो है ना वो लीकी बन जाता है, ठीक है। हमारे साथ एक प्रोटीन है जिसको हम ज़ानुलिन कहते हैं, जिसकी काम है कि जो टाइट जंक्शन है फिजिकल बैरियर में, ठीक है, उसको खुलवाना, ठीक है, उसको थोड़ा सा सुस्त करना। तो जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, आपकी जेटी में इन्फ्लेमेशन होते हैं, तो यही ज़ानुलिन प्रोटीन रिलीज होता है और फिर वो जो है ना ये जंक्शन, जो टाइट जंक्शन होते हैं वो खुल जाते हैं और बैक्टीरिया फिर आसानी के साथ हमारे खून में एंटर हो सकते हैं, तो इसको हम लीकी गट कहते हैं। तो इससे नुकसान ये होता है, जैसे कि सीलिक डिजीज़ में भी हमने देखा कि उसमें भी लोगों को अक्सर लीकी गट होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी यही ज़ानुलिन प्रोटीन रिलीज होता है और फिर वो यही लीकी गट बनाता है। तो उससे नुकसान ये होता है कि जब बहुत सारी बैक्टीरिया आपके बॉडी में या आपके खून में एंटर हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में भी फिर इन्फ्लेमेशन जो है ना क्रिएट हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन इज़ द मेन काज ऑफ फैटी लिवर। इन्फ्लेमेशन की वजह से मैक्सिमम लोगों को जो है ना फैटी लिवर का इशू होता है। तो फैटी लिवर का इशू भी हो सकता है। मैक्सिमम लोगों का जो डीमैच एलडीएल होता है, मैंने कई वीडियो में डिस्कस किया है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे साथ डेंजरस नहीं है, बल्कि डीमैच एलडीएल हमारे साथ डेंजरस है, जो कि लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बंदे की बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो तो फिर वही एलडीएल जो है ना डीमैच हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है और एलडीएल के साथ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन ई होते हैं, टोकोट्रिनोल होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट इसके साथ मौजूद होते हैं। तो फिर जो है ना वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करवाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें वो एलडीएल डीमैच हो जाता है और फिर हमारी वेसल को ब्लॉक कर सकता है। यही एलडीएल डीमैच जो है ना जो मैक्रोपेज हैं
वो इनगल्प कर लेता है, क्योंकि मैक्रोफेज सारी बॉडी में जो है ना घूम रहा होता है, ठीक है, और वो डैमेज एलडीएल को देखता है। तो जब वो एलडीएल डैमेज को देखता है तो फिर उसे इनगल्प कर लेता है और वो पोम सेल बन जाता है, और पोम सेल जो है ना फिर हमारे वेसल में सिंक हो सकता है, ठीक है, और वहाँ पर उस वेसल को ब्लॉक कर सकता है। तो इसीलिए फिर हार्ट अटैक का रिस्क होना बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर आपको दिल की बीमारी है या आप दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको जेटी की तरफ ज़रूर ध्यान देना होगा, ठीक है। इस तरह वेट लॉस भी जो है ना ये इफेक्ट करता है। सिंगापुर में जो है ना एक प्रोसीजर है जिसमें पूप ट्रांसप्लांट किया जाता है। मतलब ये है कि वो एक हेल्दी पर्सन से पूप लेता है और एक अनहेल्दी ओबिस पर्सन में वो पूप ट्रांसप्लांट कर लेता है, तो उससे उसका जो है ना वेट लॉस मतलब वेट गिरने लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जेटी बैक्टीरिया का हमारे वेट पे भी जो है ना असर करता है। बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, मतलब आपको अपनी जेटी के जो है ना ज़रूर ध्यान देना होगा। हमें ये बताइए कि एक बंदे को क्या स्टेप लेने चाहिए कंट्रैक्ट पाने कि वो अपनी जेटी माइक्रोबायोम को हेल्दी रखे और उसको कोई मसला ना हो। देखिए ऑलरेडी हमने फास्टिंग के बारे में जिक्र की कि फास्टिंग एक बेहतरीन टूल है, ठीक है, अपनी जेटी माइक्रोबायोम को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो है ना उसको अपनी डाइट भी बेहतर बनानी चाहिए। उसको मैक्सिमम वो फूड खानी चाहिए जिसमें प्रोबायोटिक हो, ठीक है। प्रोबायोटिक का मकसद ये है कि इसमें गुड बैक्टीरिया जिस चीज़ में पाए जाते हैं उसको हम प्रोबायोटिक कहते हैं। जैसे कि हमारे माशरे में अचार को बहुत गलत नज़र से देखा जाता है, लेकिन वो अगर सीड्स ऑयल उसमें ना हो, क्योंकि मैक्सिमम जो है ना यहाँ पर अचार में सीड्स ऑयल ऐड करते हैं, तो अगर उसमें सीड्स ऑयल ना हो, वो मस्टर्ड ऑयल में बना हो वो अचार, तो फिर इंतहाई हेल्दी हो आपके लिए हो सके, क्योंकि उसमें यही गुड बैक्टीरिया मौजूद होती है, ठीक है। तो जब वो आप लेते हैं तो आपका काफ़ी हद तक जो है ना वो जो गट माइक्रोबायोम इम्बैलेंस हो चुका है वो काफ़ी हद तक रिस्टोर हो सकते हैं। डिसबायोसिस से आप जो है ना निकल सकते हैं, ठीक है। साथ जो दही है उसमें भी प्रोबायोटिक पाए जाते हैं, ठीक है, वो भी बेहतरीन चीज़ें केमची है, सर्व क्राफ्ट है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसके थ्रू जो है ना आप अपनी जेटी बैक्टीरिया को जो है ना हेल्दी करवा सकते हैं। लेकिन प्रोबायोटिक से ज़रूरी प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक हम किसको कहते हैं? प्रीबायोटिक जो बैक्टीरिया का खुराक है उसको हम प्रीबायोटिक कहते हैं। तो अगर आप प्रोबायोटिक खाते हैं लेकिन आप प्रीबायोटिक नहीं खाते तो फिर मसला क्या होगा कि जो प्रोबायोटिक आपने खाई हैं वो जो है ना आपकी जेटी में मर जाएगी, क्योंकि उनको आप खुराक नहीं दे रहे। आप खुराक बैक्टीरिया का क्या है? फाइबर है। तो जिस चीज़ में गुड फाइबर पाया जाता है वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है। अक्सर लोग जो है ना वो सिंथेटिक फाइबर ले रहे होते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में गुड फाइबर नहीं है, ठीक है। आपको नेचुरल फूड खानी चाहिए, उसमें जो फाइबर्स होता है वो बेहतरीन है, ठीक है। जितनी भी सब्ज़ी है, सैलड्स है, जिंजर है, ठीक है, गार्लिक है, तो इसमें हमारे साथ जो है ना गुड प्रीबायोटिक है, तो आपको ये ज़रूर लेनी चाहिए। बाकी जितनी भी प्रोसेस चीज़ें उसमें वो आपको नहीं खानी चाहिए, उसमें प्रिजर्वेटिव भी हो सकता है, वो फाइबरलेस भी होती है, ठीक है, और भी बहुत सारी जो है ना नुकसानदेह चीज़ उसमें पाए जाते हैं, तो आपको नहीं खानी चाहिए। एंटीबायोटिक का यूज़ जो है ना आपको इंतहाई एहतियात से करना होगा। मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की है कि वो आपका जेटी में जो माइक्रोबायोम इंतहाई डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। इसके साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज भी जो है ना आपकी जेटी में जो इम्बैलेंस या आपको जो डिसबायोसिस का मसला है वो ख़त्म करवा सकते हैं, ठीक है। और स्लीप पे भी या नींद पे भी आपको फोकस करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक रात भी अच्छी नींद नहीं लेते तो दूसरी दिन आपके जो गट में जो माइक्रोबायोम है वो जो है ना डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, वो इम्बैलेंस हो चुके होते हैं। तो इसलिए आपको अपनी नींद पे भी फोकस करनी चाहिए। बहुत सारी रिसर्च ने साबित किया है कि जब आप अच्छी क्वालिटी नींद लेते हैं तो उससे आपका गट माइक्रोबायोम जो है ना काफ़ी हद तक रिस्टोर हो सकता है। तो इसीलिए आजकल के ज़माने में जो मसले हैं, जो शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, दिल की बीमारियों का मसला है, ठीक है, दिमागी मसले हैं, तो ये सारी जेटी से जो है ना लिंक हो सकते हैं। जिन लोगों को स्किन की इशू है तो उनको भी खासकर अपनी जेटी पे फोकस करना चाहिए।